जय श्री राम मित्रों, मैं मानवी शुक्ला और आज मैं एक नई वीडियो के साथ आया हूँ। वीडियो क्या है? क्या कि बी फार्मा सेकेंड सेमेस्टर पैथोफिजियोलॉजी की अपन जो सीरीज चला रहे हैं उसकी वीडियो है पैथोजेनेसिस ऑफ सेल इंजरी पार्ट 3। तो अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कहते हैं आलसी और कर्मठ लोगों की अलग अलग खासियत है। आराम पसंद व्यक्ति कम काम खत्म होने की राह देखता है और प्रवृत्तिशील व्यक्ति को हमेशा नए कार्य आरंभ करने की ललक होती है। जय हो खान सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपन देखते हैं इस टॉपिक को समझने के लिए पैथोजेनेसिस को अपन को नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस समझना पड़ेगा। नेक्रोसिस मतलब होता है सेल इंजरी और एपोप्टोसिस मतलब होता है सेल सुसाइड। एपोप्टोसिस इज ए प्रोग्राम सेल डेथ। जैसे आप देखते हो कि कोई व्यक्ति पैदा होता है, पैदा हुआ छोटा सा बच्चा है, उसके बाद वो बड़ा होता है, फिर शादी करता है, फिर अपने बच्चे पैदा करता है, फिर उनकी शादियां करता है, फिर वो खत्म हो जाता है। इस प्रोसेस को ही बोलते हैं अपन प्रोग्राम सेल डेथ। यानी हमारी सेल सबसे पहले क्या होती है? माइटोसिस म्यूसिस करती है, सेल डिवीजन करती है, उससे क्या है न्यू सेल बनती है और न्यू सेल क्या करती है, उसके डेवलप होती है, वर्क करती है, उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है। तो जो क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड सेल डेथ होती है उसको बोलते हैं एपोप्टोसिस। नेक्रोसिस क्या होती है? जैसे कोई व्यक्ति है, वो मान लीजिए घूमने जा रहा है, अभी ये बहुत ही भयंकर केस हुआ जम्मू कश्मीर में। देखिए बेचारे व्यक्ति घूम रहे थे और उनके साथ आतंकियों ने हमला कर दिया। तो एक्सीडेंटल डेथ जैसा, जिसको नेक्रोसिस का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति घूमने जा रहा है, उसका एक्सीडेंट हो गया, उसकी डेथ हो गई। मतलब जो डेथ सेल नहीं डिजर्व करती थी या जो डेथ सेल नहीं चाहती थी, उस डेथ को बोलते हैं नेक्रोसिस। एपोप्टोसिस मतलब प्रोग्राम सेल है, मतलब वो छोटा सा बच्चा बड़ा हुआ, फिर बड़ा होने के बाद उसकी शादी हुई, बच्चे हुए, बुढ़ा हुआ और मर गया। ठीक है ना? ये सारी एपोप्टोसिस मतलब क्या? प्रोग्राम सेल दे, सेल श्रिंकेज होगी, से मेम्ब्रेन ब्लीडिंग होगी, क्रोमोटिन कंडेंसेशन होगा, डीएनए फ्रेगमेंटेशन होगा और नो इन्फ्लामेशन और बाद में सेल डेथ होगी। नेक्रोसिस में सेल में स्वेलिंग आएगी, मेम्ब्रेन आपकी रैप्चर्ड हो गई, इन्फ्लामेशन हो गया, सेल की मेम्ब्रेन टूट गई और सराउंडिंग डैमेज हो गया और सेल की एक्सीडेंटल क्या हो गई? मौत हो गई। यानी एक्सीडेंटल मौत अगर होती है तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं नेक्रोसिस। यानी आपकी सेल को इंजरी होने के बाद अगर सेल की डेथ होती है तो उसे बोलते हैं नेक्रोसिस। और अगर सेल में इंजरी नहीं हुई, प्रोग्रामिंग सेल डेथ हुई, तो उसको क्या बोलते हैं? प्रोग्रामिंग सेल डेथ। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ इसमें डिफरेंस दिए गए। प्रोग्राम कंट्रोल सेल डेथ को क्या बोलते हैं? एपोप्टोसिस बोलते हैं। ठीक है ना? आपको हमने बता दिया, आप कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अनकंट्रोल एक्सीडेंटल सेल डेथ मतलब एग्जांपल बताया कि कोई का एक्सीडेंट हो गया, कोई बुढ़ा होके मर गया। कॉसेस क्या है? नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। डेवलपमेंट एजिंग, एज के साथ साथ जैसे जैसे सेल डेवलप होगी उसके बाद सेल की डेथ होगी। लेकिन ये कैसा होता है? ये भाई सब एक्सीडेंटल है, कोई इंजरी हो गई, कोई इंस्पेक्शन सॉरी इन्फेक्शन हो गया, कोई टॉक्सिन मटेरियल ले लिया, कुछ केमिकल्स ले लिया, ब्लड की सप्लाई नहीं हुई, एटीपी की कमी हो गई, इसको क्या बोलते हैं? नेक्रोस। प्रोसेस का एनर्जी डिपेंडेंट होती है, इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट है क्योंकि प्रोग्राम सेल डेथ करवाना है। इसमें एनर्जी इंडिपेंडेंट है ड्यू टू सेल डैमेज है। सेल सिंकरेज होगा, क्रोमोटिन कंडेंसेंस होगा, मेम्ब्रेन में ब्लेबिंग होगा, उसके बाद में सेल की अपन डेथ करवा सकते हैं। इसमें सेल स्वेलिंग होगा, रैप्चर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा और फिर सेल की डेथ हो जाएगी। इन्फ्लामेशन इसमें नहीं होता है, साइलेंट होता है, इसमें इन्फ्लामेशन होता है। ठीक है ना? आउटकम सेल फ्रेगमेंट इनटू एपोप्टोटिक बॉडीज क्लियर्ड बाय फैगोसाइट्स। ये फैगोसाइट्स के द्वारा सेल से बाहर निकल जाती है। सेल कंटेन स्पेल इनटू टिश्यू डैमेजिंग नियर बाय द सेल्स। इससे कैंसर का खतरा भी हो सकता है क्योंकि ये क्या करता है? ये बॉडी से बाहर नहीं निकलता। फैगोसाइट्स मतलब होता है सेल्स को क्या करना? खा जाना और इनगल्प करके बॉडी से बाहर फेंक देना। फिनोसाइट मतलब पी जाना, साइटोप्लाज्मिक। तो लेकिन इसको तो अपन क्लियर कर सकते हैं क्योंकि ये प्रोग्राम सेल देते हैं, मतलब उसको जला दिया। लेकिन ये दूसरे सेल को भी इफेक्ट करता है। एग्जाम्पल इम्ब्रोजेनेसिस, इम्यून सेल रेगुलेशन में
इसमें इसमें जो इंजरी होती है, ट्यूमा, सदमे में, इन्फेक्शन में, हार्ट अटैक में, इन सारी चीजों में आपकी जो सेल डैमेज होती है उसको क्या बोलते हैं, यानी जो एक्सीडेंटल सेल डैमेज होती है उसको बोलते हैं नेक्रोसिस। और जो प्रोग्राम कंट्रोल सेल डेथ होती है उसको बोलते हैं एपोप्टोसिस। यानी ये एक एक प्रोसेस होती है, इसमें डेवलपमेंट होता है, उसके बाद सेल डेथ होती है। इसमें एटीपी की एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी क्योंकि आपका पूरा डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है ना। तो इसमें ये चीजें होती हैं। अगर ये चीजें आपको समझ में आ जाएंगी तो सब चीज समझ में आ जाएगी। ठीक है ना। जैसे इसमें इस्कीमिया होगा तो एटीपी की कमी हो जाएगी, एटीपी की कमी होगी तो नेक्रोसिस हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आपको क्या करना है, समझना है। जब ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी तब आपको क्या आएगा समझ में, कि पैथोजेनेसिस क्या होती है। अगर किसी को डाउट है तो कोई हमसे पूछ सकता है, वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए अपन आगे बढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन देखते हैं इसकी पैथोजेनेसिस की। मैकेनिज्म ऑफ सेल इंजरी दो प्रकार की होती है। क्या होती है, हाइपोक्सिक और इस्केमिक सेल इंजरी। इसमें क्या होती है, आपकी सेल मेम्ब्रेन डैमेज होगी, यानी जो सेल है उसकी मेम्ब्रेन डैमेज होगी। माइट्रोकॉन्ड्रिया इसके अंदर होता है तो या तो माइट्रोकॉन्ड्रिया क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, सेल मेम्ब्रेन डैमेज हो सकती है। राइबोसोम आपके क्या हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे। आपका न्यूक्लियस क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। यानी ये जो सेल इंजरी होगी इसमें क्या होगा, या तो आपकी सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, फैटी एसिड की बनी बाई लेयर होती है। किसकी बनी होती है, फैटी एसिड की बनी होती है। कितने लेयर की बनी होती है, दो लेयर की बनी होती है। यानी अगर आपकी सेल मेम्ब्रेन डैमेज होगी तो आपका कहीं ना कहीं लिपोलाइसिस सिस्टम आपका फैटी सिस्टम से डिस्टर्ब। माइट्रोकॉन्ड्रिया डैमेज होगा तो प्रोटीन में, एटीपी में प्रॉब्लम आएगी। राइबोसोमल डैमेज होगा तो प्रोटीन सिंथेसिस में प्रॉब्लम आएगी, एनर्जी में प्रॉब्लम। न्यूक्लियर डैमेज होगा, डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए न्यू सेल बाइंडिंग, सब चीजों में प्रॉब्लम आएगी। और दूसरी होती है फ्री रेडिकल मेडिसिन। इस सबको एक एक करके अपन क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक एक चीज। पहला क्या है, हाइपोक्सिक। हाइपोक्सिस मतलब मैंने बता ही दिया था कि अगर आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी है तो उसको क्या बोलते हैं, हाइपोक्सिया बोलते हैं। यानी बॉडी में किसकी कमी है, ऑक्सीजन की कमी है तो हाइपोक्सिया बोलेंगे। और अगर ब्लड फ्लो सही से नहीं हो रहा तो उसको इस्कीमिया बोलेंगे। उससे क्या होगा, एटीपी नहीं बन पाएगी और सेल में क्या हो जाएगी, इंजरी कॉज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, सेल में सेल मेम्ब्रेन डैमेज्ड। देखिए इस प्रकार से सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, डैमेज होती है। इस्कीमिया देखिए, अगर आपको इस्कीमिया या फिर हाइपोक्सिया यानी ऑक्सीजन की क्या हो गई, कमी हो गई। अगर आप ऑक्सीजन समझ लीजिए आपके प्राण प्रिय स्वामी है, हे प्राण प्रिय स्वामी, अगर आपकी बॉडी में प्राण प्रिय स्वामी की क्या हो गई, कमी हो गई, तो एटीपी का जनरेशन नहीं हो पाएगा। यानी आपकी बॉडी में एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो कि एनएडी और एफएडी से बनता है। एनएडी एफएडी क्या है, एटीपी में कन्वर्ट होता है, किसके थ्रू, ईटीसी साइकिल के थ्रू, याद रखना। तो एटीपी जनरेशन नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, आपका साइटोसोलिक कैल्शियम का लेवल क्या हो जाएगा, आपका बढ़ जाएगा। जिससे क्या होगा, माइट्रोकॉन्ड्रिया में कैल्शियम का लेवल बढ़ जाएगा। जब माइट्रोकॉन्ड्रिया में कैल्शियम का लेवल बढ़ जाएगा तो फॉस्फोलाइपेज एक्टिवेट हो जाएगा। जब फॉस्फोलाइपेट एक्टिवेट हो जाएगा तो लॉस ऑफ मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड का लॉस होने लगेगा, लिपिड ब्रेक डाउन होने लगेगा और मेम्ब्रेन हो जाएगी इनडायरेक्टली आपकी डैमेज। प्रोटीएज एक्टिवेट हो जाएगा तो साइटोस्केलेटन इंजरी हो जाएगी, उससे भी क्या हो जाएगी, मेम्ब्रेन डैमेज हो जाएगी। प्रोटीएज और इसके बाद सिंथेसिस ऑफ मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड। आपको पता है कि आपकी जो मतलब लेयर होती है किसकी, सेल मेम्ब्रेन की, किसकी बनी होती है, फॉस्फोलिपिड की। तो सिंथेसिस ऑफ मेम्ब्रेन का फॉस्फोलिपिड की जो मेम्ब्रेन है उसमें जो फॉस्फोलिपिड लिपिड है उसका जो सिंथेसिस है क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। याद रखना, चीजों को एक बार और समझ लेते हैं ध्यान से। अब इसमें देखते हैं इसको और अच्छे से, डिस्क्रिप्शन से मैंने दूसरी टेबल में बताया हुआ है। क्या हुआ, जैसे अपन ने देखा कि आपकी आर्टरी में क्या हो गया, ऑक्सीजन की कमी हो गई, यानी आप तो ब्लड का फ्लो कम हो गया तो माइट्रोकॉन्ड्रियल ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है।
अब उसके थ्रू क्या हो जाता है, जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो एटीपी नहीं बन पाती। जब एटीपी नहीं बनती तो ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है, जो ग्लूकोज होता है वो किस में कन्वर्ट होने लगता है, वो आपका पायरुवेट की जगह लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। और जब लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है तो उस समय आपकी सेल का जो पीएच है वो क्या एसिड है, एसिडिक हो जाएगा। एसिडिक होगा तो पीएच क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी नेचर कैसा हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। इसलिए आपका जो डीएनए क्रोमोटिन है उसमें क्लम्पिंग होने लगेगी, यानी एसिडिक के कारण उसमें क्या हो जाएगा, जैसे अपने बॉडी में एसिड गिर गया तो खराब हो जाता है ना, उससे क्या होता है, उससे इंट्रासेलुलर रिलीज ऑफ एक्टिवेशन लाइसोसोमल एंजाइम, उससे क्या होता है, उससे लगता है कि सेल खराब हो गई। लाइसोसोम क्या कहलाता है, सुसाइडल बैग कहलाता है। समझना ध्यान से बात को। आपकी बॉडी में ब्लड का फ्लो कम हुआ, ब्लड का फ्लो कम होता है तो एटीपी, तो आपकी बॉडी में ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन नहीं हो पाता। ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन मान लो हुआ भी तो उसमें एटीपी का लेवल क्या होता है, एटीपी नहीं बन पाती। एटीपी के लेवल जब नहीं बनता तो उससे क्या हो जाता है, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की अपसेंट में क्या बनने लगता है, आपको पता ही है, लैक्टिक एसिड बनने लगता है। लैक्टिक एसिड बनने से क्या होता है, आपकी सेल्स का पीएच सॉरी कम हो जाता है, यानी एसिडिक नेचर। इससे क्या होता है, आपका क्रोमोटिन क्लम्पिंग होने लगता है, याद रखना। और लाइसोसोमल एंजाइम क्या हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है। लाइसोसोमल एंजाइम एक्टिवेट हो जाता है तो पूरी सेल को क्या कर देता है, खत्म कर देता है। और अगर आपका एटीपी नहीं बनता तो क्या होता है, आपका सोडियम पोटेशियम एटीपीएच एक पंप होता है जो कि किसकी हेल्प से खुलता बंद होता है, सोडियम और पोटेशियम की हेल्प से। इसमें क्या होता है, अगर हमारी सेल के अंदर सोडियम आया तो 3 सोडियम बाहर जाते हैं और 2 पोटेशियम अंदर आते हैं, प्रोसेस चलती है। सोडियम का लेवल बढ़ने से हम आपको बता दें, अगर हमारे सेल के अंदर पॉजिटिव आयन है, सोडियम आयंस का लेवल बढ़ेगा तो डीपोलराइजेशन होगा। डीपोलराइज होगा तो सेल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी और सेल में वाटर का लेवल, सोडियम क्या करता है, Cl के साथ मिलके NaCl नमक बना लेता है, और सोडियम क्या करता है, आपके वाटर का लेवल भी बढ़ा देता है। जब वाटर का लेवल बढ़ जाता है तो क्या होता है, आपकी बॉडी में यानी आपकी सेल्स में स्वेलिंग आ जाएगी। जब स्वेलिंग आ जाएगी तो फिर क्या हो जाएगा भैया, तो फिर सेल इंजरी हो जाएगी और सेल की डेथ हो सकती है। नेक्रोसिस मतलब क्या, सेल की डेथ हो जाना। कैसा, एक्सीडेंटली सेल की डेथ हो जाना। यानी ग्लाइकोलिसिस से क्या होगा, ग्लाइकोलिसिस से आपका ग्लाइकोलिसिस हुआ, उसमें ग्लाइकोजन और पीएच, ग्लाइकोजन का लेवल बढ़ता है, पीएच का लेवल घटता है। इससे क्या होगा, मतलब लैक्टिक एसिड बनने लगता है। लैक्टिक एसिड बनता है तो उससे क्या होता है, क्रोमोटिन में क्लम्पिंग होने लगती है। क्रोमोटिन में क्रम्पिंग होने लगती है तो उससे क्या होता है, लाइसोसोमर एंजाइम क्या होते हैं, इंट्रासेलुलर रिलीज हो जाते हैं, और इससे लाइसोसोमल एंजाइम बहुत घातक होते हैं और पूरी सेल को खत्म कर देते हैं। एक बार और समझ लो, हमारे जब भी मतलब सेल्स में ऑक्सीजन का लेवल कम होता है तो एटीपी का फॉर्मेशन कम हो जाता है, ऑक्सीजन की जगह पे लैक्टिक एसिड बनने लगता है। लैक्टिक एसिड से क्या हो जाता है, सेल का पीएच बढ़ जाता है, सेल के पीएच से क्लम्पिंग ऑफ क्रोमोटिन में क्रम्पिंग होने लगती है, जिससे क्या होता है, लाइसोसोमल एंजाइम। आप ये सब चीजें पढ़ चुके हो फर्स्ट सेमेस्टर में। लाइसोसोमल एंजाइम क्या कर देता है, कुछ एंजाइम मतलब आपकी सेल्स के अंदर लाइसोसोमल एंजाइम एक्टिवेट हो जाते हैं, जिससे सेल की डेथ हो जाती है। दूसरा दूसरा क्या हो सकता है, एटीपी से आपका सोडियम पोटेशियम पंप क्या हो जाता है, काम करना कम कर देता है, जिससे सोडियम का लेवल सेल के अंदर बढ़ जाता है, जिससे ब्लड भी बढ़ जाता है। इससे सेल में स्वेलिंग आ जाती है और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ब्लीडिंग आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है और सेल में नेक्रोसिस की कंडीशन हो जाती है। आर्टरी से क्या होता है, जब इश्मीया, जब आपकी सेल्स में एटीपी का फॉर्मेशन कम होता है तो आपकी मेम्ब्रेन भी डैमेज हो जाती है। यहाँ पे देखिए, मेम्ब्रेन डैमेज मतलब कैसे, आपका फॉस्फोलिपिड का ब्रेक डाउन होने लगता है, आपका एटीपी नहीं बन पाता, इसलिए आपकी सेल को जितनी जरूरत न्यूट्रिशन चाहिए, जो चाहिए वो प्रॉपर नहीं मिल पाता, मेम्ब्रेन डैमेज हो जाती है। कैल्शियम इनफ्लक्स होता है, कैल्शियम इन मेट्रोकॉन्ड्रियल
डैमेज, कैल्शियम क्या कर देता है, माइटोकॉन्ड्रिया को डैमेज कर देता है। ठीक है ना, और क्या सेलुलर एंजाइम को एग्जिस्ट कर देता है, रिएक्टिव द ऑक्सीजन स्पीसीज नेक्रोसिस की कंडीशन आ जाती है। दूसरा देखिए, अगर आपकी सेल्स में एटीपी की कमी होगी तो डिटैचमेंट ऑफ राइबोसोमल, राइबोसोमल से क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस होती है, और ये क्या करता है, प्रोटीन के लेवल को या लिपिड का डिपोजिशन कर सकता है। फैटी एसिड में यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस आ जाएगी, प्रोटीएज हार्मोन रिलीज हो जाएगा, जिससे क्या हो सकता है, आपको प्रॉब्लम हो सकती है। फैटी एसिड क्या होगा, फैटी एसिड का एक्यूमुलेशन करेगा, जिससे लिपोटॉक्सिसिटी आएगी और सेल की प्रोग्राम डेथ भी हो सकती है। प्रोग्राम डेथ लिपोटॉक्सिसिटी के कारण होती है। न्यूक्लियर डैमेज हो सकता है, प्रोटीन वगैरह का डाइजेशन, ये इरिवर्सिबल है। अगर प्रोग्राम डेथ हुई, हाँ लिपोटॉक्सिसिटी आई, लिपोटॉक्सिसिटी से क्या होता है, लिपोटॉक्सिसिटी से प्रोग्राम डेथ हो जाती है। तो ये सारी प्रोसेस आपको समझ लेना चाहिए। जिसको जो समझ में नहीं आ रहा तो एक बार हमसे कमेंट सेक्शन में या फिर पूछ सकते हो, क्योंकि हम आपको समझा देंगे। ये वीडियो भी नहीं तो लंबी होती चली जाएगी। ये डिटेल डायग्राम है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल इस्चेमिक सेल डिसीज का। ठीक है ना, तो एक बार और रिवीजन कर लीजिए। जैसे ही आपकी एटीपी कम होती है तो ग्लाइकोलिसिस में ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीडेटिव ऑक्सीजन, मतलब रेस्पिरेशन नहीं हो पाता, मतलब ऑक्सीजन की अब्सेंस में होता है। ऑक्सीजन की अब्सेंस में लैक्टिक एसिड काम करता है, लैक्टिक एसिड क्या करता है, ग्लाइकोजन के लेवल को बढ़ा देता है और पीएच के लेवल को घटा देता है। पीएच से क्या होने लगती है, क्लम्पिंग ऑफ क्रोमेटिन होने लगता है, जिससे क्या हो जाते हैं, लाइसोसोमल एंजाइम एक्टिवेट हो जाते हैं और सेल की डेथ हो सकती है। अगर सोडियम पोटेशियम एटीपीएच कम हो जाता है तो उससे सेल स्वेलिंग आ जाती है और सेल की डेथ कम हो जा मतलब कि आपकी सेल की डेथ हो जाती है। मेम्ब्रेन डैमेज कैसे हो सकती है, अगर आपका इस्कीमिया हो गया तो आपकी मेम्ब्रेन डैमेज हो जाएगी। ठीक है ना, अगर आपका फैटी एसिड ऑक्सीडेशन हुआ तो फैटी एसिड का एक्यूमुलेशन आपके सेल के अंदर होगा, जिससे लिपोटॉक्सिसिटी आ जाएगी। ये सारी चीजें आपको समझना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेल मेम्ब्रेन डैमेज कैसे होती है, एक एक पॉइंट को समझते हैं। देखो, फिजिकल एजेंट सच एज हीट हो गया, ठीक है ना, हीट जानते हैं ना आप, हीट हो गया। उसके साथ में रेडिएशन हो गया, कैन डैमेज ए सेल बाय लिटरेटली कुकिंग और कोगुलेशन दियर कंटेंट। क्या करता है, कोई हीट हो गया, रेडिएशन हो गया, ये क्या करते हैं, बाहरी रूप से आपकी सेल को डैमेज कर सकते हैं। इम्पेयर्ड न्यूट्रिशन सप्लाई सच एज लैक ऑफ ऑक्सीजन, ग्लूकोज, इम्पेयर्ड प्रोडक्शन ऑफ एटीपी में डेप्रिव द सेल एसेंशियल मटेरियल नीडेड टू, जो सेल को एसेंशियल मटेरियल की जरूरत होती है वो नहीं मिल पाता। इसकी वजह से अगर ऑक्सीजन की कमी हो गई या ग्लूकोज की कमी हो गई तो इसके कारण एटीपी नहीं बन पाती है, और एटीपी नहीं बन पाती दिक्कत आती है। O2 एटीपी फॉस्फोलिपिड रिसाइकिल सिंथेसिस, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीड, लिपिड पर ऑक्सीडेशन हो गया, फॉस्फोलिपिड लाइसिस, मेम्ब्रेन डैमेज। साइटोसोलिक कैल्शियम फॉस्फोलाइपेज एक्टिवेट हो गया, फॉस्फोलाइपेज ऐसे एक्टिवेट होता है तो वो डिग्रेड होने लगता है, डिग्रेड हो गया तो लिपिड ब्रेक डाउन प्रोडक्ट बन जाता है, जिससे आपकी मेम्ब्रेन डैमेज हो जाती है। प्रोटीएज एक्टिवेट हो गया तो साइक्लोस्केलेटल डैमेज हो जाता है, उससे आपकी मेम्ब्रेन डैमेज हो जाती है। याद रखना, एक साइटोसोलिक कैल्शियम और दूसरा ऑक्सीजन। साइटोसोलिक कैल्शियम से क्या होगा, आपका प्रोटीएज एक्टिवेट हो जाएगा। प्रोटीएज क्या करेगा, साइटोकाइन साइटोस्केलेटर को डैमेज कर देगा, जैसे मेम्ब्रेन आपकी डैमेज हो जाएगी। फास्फोलाइपेज क्या करेगा, फास्फोलाइपेज फास्फोलिपिड डिग्रेडेशन कर देगा, जैसे लिपिड ब्रेकडाउन प्रोडक्ट बनेगा और आपकी मेम्ब्रेन डैमेज हो जाएगी। अगर आपकी मेम्ब्रेन में कोई भी प्रकार की हीट पड़ गई, रेडिशन हो गया, तो उससे क्या होगा, कोई कुकिंग के द्वारा, कोगुलेशन, कोई भी कंटेंट के द्वारा, तो आपकी सेल डैमेज हो जाएगी। ऑक्सीजन की कमी होने से ध्यान रखना, सेल अधिकतर डैमेज होती है, इसलिए हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी नहीं होनी चाहिए। माइट्रोकॉन्ड्रियल डैमेज क्या होता है, इंक्रीज इन साइटोसोलिक कपल्ड बाय इंक्रीज द इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एंड सर्टेन फैटी एसिड। ठीक है ना, बहुत से प्रकार के फैटी एसिड्स होते हैं। हाई इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एंड फैटी एसिड अलोन कैन नॉट डैमेज द माइटोकॉन्ड्रियल बट कपल्ड विद हाई कैल्शियम
अगर बहुत सारा कैल्शियम आ गया, कुछ फैटी एसिड है या फॉस्फेट है, तो वो सेल के माइटोकॉन्ड्रिया को डैमेज नहीं कर सकता। लेकिन अगर बहुत सारा क्या हो गया, कैल्शियम आ गया, एक्सट्रीमली डैमेज टू द सेल, सेल डैमेज होगी। नॉट दैट हाई कैल्शियम alone कैन स्टिल डैमेज द माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इंजरी और डिस्फंक्शन इंक्रीज साइटोसोलिक कैल्शियम ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, एटीपी प्रोडक्शन। क्या है, एटीपी प्रोडक्शन को कम कर देगा, जिससे क्या हाइड्रोजन आयन साइटोक्रोम सी एंड अदर एपोप्टोटिक प्रोटीन एपोप्टोटिक कर देगा। माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को डैमेज कर देगा, माइटोकॉन्ड्रियल परमेबिलिटी को खत्म कर देगा। इससे क्या हो जाएगा, आपका माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज मतलब सीधा फंडा समझ लो, अगर आपके माइटोकॉन्ड्रिया को एटीपी नहीं मिली, समझना बात को, अगर माइटोकॉन्ड्रिया को एटीपी नहीं मिली तो माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन नहीं कर पाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया क्रेब्स साइकिल नहीं चला पाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होती है, ईटीसी साइकिल चलती है, वो नहीं चल पाएगी, उससे एटीपी नहीं बन पाएगी। एटीपी नहीं बन पाएगी तो सेल तो वैसे ही डैमेज हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया भी आपका डैमेज हो जाएगा। ठीक है ना। तो माइटोकॉन्ड्रिया कैसे डैमेज होता है, डिसफंक्शन इंक्रीज बाई, अगर आपकी सेल में कैल्शियम का लेवल बढ़ जाता है, तो कैल्शियम के लेवल से आपकी सेल में लिपिड पेरोक्सीडेशन होने लगता है। क्या होने लगता है, लिपिड पेरोक्सीडेशन होने लगता है, और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो जाती है, यानी ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। इससे क्या होता है, इससे आपका साइटोक्रोम सी एंड अदर एडोप्टिक प्रोटीन्स क्या हो जाती हैं, ये सब मिल करके एपोप्टोसिस यानी सेल की डेथ कर देती हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन को क्या कर देती हैं, डैमेज कर देती हैं। इंक्रीज इन साइटोसोलिक कैल्शियम, अगर आपका साइटोसोलिक कैल्शियम बढ़ता है तो कपल्ड बाय इंक्रीज इन फॉस्फेट एंड सर्टेन फैटी एसिड के द्वारा ये प्रोसेस होती है। ठीक है ना। तो ये चीज आपको समझना चाहिए। राइबोसोमर आप जानते ही हो, प्रोटीन फैक्ट्री कहलाता है, लीडिंग एलोटिक प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। इफ हाइपोक्सिया कंटिन्यू, अगर हाइपोक्सिया हो गई तो हाइपोक्सी कंडीशन में क्या होगा, इंट्रासेलुलर प्रोटीन सिंथेसिस डिक्रीज ड्यू टू डैमेज ऑफ राइबोसोमल एंड पॉलीसोम्स। कंटिन्यू हाइपोक्सिया कैस साइक्लोस्केलेटन्स, ठीक है ना, चेंज विथ हाई लॉस ऑफ माइक्रोबिलाई फॉर्मेशन। तो इससे क्या होगी, सेल स्वेलिंग हो जाएगी एन ई आर, और आपका सेल स्वेलिंग होगी, और सेल स्वेलिंग के बाद में एट माइटोकॉन्ड्रिया एंड ई आर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इन सब जगह पे क्या हो जाएगी, सेल स्वेलिंग हो जाएगी, और आपका राइबोसोम डैमेज हो जाएगा। न्यूक्लियर में क्या होता है, द डिक्रीज इन सेलुलर एडीपी एंड इंक्रीज द एडिनोसिन, अगर एडीपी का लेवल क्या हो गया, कम हो गया, और याद रखना एएमपी का लेवल क्या हो गया, बढ़ गया। आल्सो स्टिमुलेट द एंजाइम फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, ग्लाइकोलिसिस में देखा ना फ्रक्टोकाइनेज, in order to maintain the cell energy source by generating the ATP from glycogen। क्या करता है, द डिक्रीज इन सेलुलर एटीपी एंड इंक्रीज द एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, आल्सो स्टिमुलेट द एंजाइम, इसको स्टिमुलेट करेगा इन ऑर्डर टू मेंटेन द सेल इन एनर्जी सोर्स बाय द जनरेटिंग द एटीपी फ्रॉम ग्लाइकोजन्स। द स्टेज इज रिवर्सिबल और ऑक्सीजन इज रिस्टोर्ड, अगर अगर ऑक्सीजन मिल गई तो फिर इसको दोबारा से पाया जाता है, और आपका डीएनए वगैरह क्या हो जाता है, इससे डैमेज हो जाता है। अगर ऑक्सीजन पर्याप्त रूप से मिल जाए तो फिर से दोबारा से एटीपी के एएमपी के में कन्वर्ट हो जाएगा, एटीपी में कन्वर्ट हो जाएगा, और आपकी प्रोसेस क्या हो जाएगी, पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Free radical medication of cell. Free radicals are chemical species that have a single unpaired electron in outer orbit. Free radicals in its autocatalytic reaction
इट इज मेनली occur in the fusion of the ischemic cells. फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं? देयर आर मेनी मोर कॉजेस लाइक केमिकल इंजरी, cellular aging, hyperoxia, killing of exogenous biological agent, destruction of tumor cell, inflammatory damage, chemical injury, ionization, सारी चीजें। और some radicals like क्या होता है सुपरऑक्साइड रेडिकल्स, हाइड्रोक्साइल आयंस, peroxide आयंस, वेरी डिस्ट्रक्टिव टू सेल। जिस जितने भी फ्री रेडिकल्स होते हैं जैसे सुपरऑक्साइड रेडिकल्स, हाइड्रोक्साइल आयंस, ये क्या करते हैं? सेल को बहुत बुरी तरीके से तोड़ देते हैं। ठीक है ना? विच कॉज द लिपिड परऑक्सीडेशन, ये क्या करते हैं? चूंकि इसमें परऑक्साइड आयंस होते हैं, तो परऑक्साइड आयन क्या करते हैं? ये क्या करते हैं? टू सेल्स विच कॉजेज लिपिड परऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोटीन, डीएनए को डैमेज कर देते हैं, साइटोस्केलेटन को क्या कर देते हैं? डैमेज कर देते हैं। आपके साइटोसोल में जो आपकी मेम्ब्रेन्स होती है, माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन या अदर मेम्ब्रेन, उनको क्या कर देते हैं? डैमेज कर देते हैं। तो अगर फ्री रेडिकल्स आपकी सेल के अंदर हैं, तो वो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली जो आपका क्या करें? प्रोटीन को ऑक्सीडेशन कर सकते हैं, डीएनए को डैमेज कर सकते हैं, और साइटो स्केलेटन को क्या कर सकते हैं? डैमेज कर सकते हैं। ठीक है ना? अगर आपको ये वीडियो आ गई है अभी तक समझ में, तो इस वीडियो को आप पूरा देखें, 2-3 बार देखें, क्योंकि थोड़ा सी टफ भी है। और अगर नहीं आ रही समझ में तो आप बताएं, मैं दोबारा से इसमें वीडियो बना सकता हूँ। लेकिन आप इसको पूरा देखें, तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगी। धन्यवाद। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय श्री राम। जय श्री